हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर स्कोप ऑफ टोटल इनकम एंड रेजिडेंशियल स्टेटस, जिसमें हमने रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल स्टार्ट किया था। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल में हमें 3 सेक्शन डिस्कस करने थे, जिसमें से हमने सेक्शन 6(1) और 6(1)A आपके साथ डिस्कस किया था। तो आज मैं उन दोनों को रिवाइज कराते हुए आगे बढ़ूंगा। चलिए और मैं आपको अपने नोट्स की तरफ ले चलता हूं, जो हमने नोट्स प्रिपेयर किए हैं। देखिए, हमारा चैप्टर है स्कोप ऑफ टोटल इनकम एंड रेजिडेंशियल स्टेटस, और जिसमें स्कोप ऑफ टोटल इनकम सेक्शन 5 में आएगा। अभी हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6 पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में क्योंकि आप थोड़ी बहुत बातें जान चुके हैं, इसलिए मैं अब आपको कुछ और नई बातें बताना चाहूंगा। हालांकि सेक्शन 5 अभी हम बाद में पढ़ेंगे। सर, सेक्शन 5 का रेजिडेंशियल स्टेटस के साथ में कनेक्शन क्या है? तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर हम इंडिविजुअल या एचयूएफ की बातें करेंगे तो उनका स्टेटस या तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है, नॉट ऑर्डिनरी होता है, या नॉन रेजिडेंट होता है। 3 होते हैं। इनका इंपैक्ट क्या पड़ता है, स्कोप ऑफ इनकम के साथ रिलेशन क्या है? तो जो हमारी इनकम इंडियन इनकम होती है, ये हमारी इंडियन इनकम है। ओके, तो जो भी हमारी इंडियन इनकम है, डिटेल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये आपको याद रखना है कि इंडियन इनकम कोई स्टेटस का इफेक्ट नहीं है, सभी के लिए टैक्सेबल होती है। यानी इंडियन इनकम के लिए आपका स्टेटस चाहे आरओआर हो, एनओआर हो, एनआर हो, कोई फर्क नहीं है, भारत सरकार आपसे टैक्स लेकर रहेगी। फिर सर, फर्क किस बात का है? फर्क है जो आपकी फॉरेन में जो इनकम होती है उनका फर्क है। यानी कि हमें समझना है फॉरेन इनकम के बारे में। और फॉरेन इनकम को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि फॉरेन इनकम में ऐसी इनकम हो जो कि बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया हो या प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया हो। बहुत सारे लोगों ने फॉरेन कंट्री में जाकर के बिजनेस लगा रखे हैं, जिसका कंट्रोल वो इंडिया से करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इंडिया के अंदर जो हमारे मतलब इनपुट की जो हमारी चार्जेस है वो बहुत कम है। मतलब अगर आपको यहां पे किसी पर्सन को हायर करना है तो रुपीज में पैसे देने हैं, बहुत इजी हो जाता है। तो लोग यहां से बिजनेस कंट्रोल करते हैं। इसलिए आपको पता है कि वो कॉल सेंटर और ये सब बहुत ज्यादा इंडिया में फ्लरिश किए हुए हैं। तो गवर्नमेंट इस इनकम को टैक्स करना चाहती थी। इस इनकम के लिए लॉ कहती है कि ये जो बिजनेस लोग फॉरेन में जाके चला रहे हैं, जिसका कंट्रोल इंडिया से कर रहे हैं, ये टैक्सेबल हो जाता है आरओआर के लिए। लेकिन ये टैक्सेबल नहीं होता एनआर के लिए। नाउ सारा का सारा खेल है एनओआर का, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए ये टैक्सेबल हो जाता है। और बहुत सारे लोग इस स्टेटस से ना बच जाया करते थे। वो जो है एनओआर बनने से बच जाते थे। सर, कैसे वो एनओआर बनने से बच जाते थे? तो भाई यहां पर आप समझने की कोशिश करना। एक पर्सन इंडिविजुअल है तो पहले वो बनेगा रेजिडेंट। इसके लिए उसे दोनों में से एक शर्त पूरी करनी पड़ती थी। या तो वो 182 डेज तक इंडिया में रहे, तो वो 182 डेज तक इंडिया में नहीं आता था, कम ही डेज में चला जाता था। या फिर 60 डेज प्लस 365 डेज। ये वाली कंडीशन उन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो रही थी जो सिटीजन ऑफ इंडिया थे या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन थे, उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो रही थी। मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया के ऊपर सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं हो रही थी। वो विदेश में बिजनेस चला रहा था, 182 डेज से भी बच जाता था, और ये कंडीशन उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती थी। और इसी कारण से भारत सरकार को उस इनकम पर टैक्स नहीं मिल पाता था। तो भारत सरकार ने कहा कि जब कोई पर्सन रेजिडेंट बनेगा तभी तो बात आएगी कि वो ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी है। लेकिन ये तो भैया पहले से ही खिसक जाते हैं। तो लॉ ने इनके लिए एक नया पॉइंट ऐड किया।
6(1) में लॉ ने एक नई अमेंडमेंट की थी। मुझे बताओ क्या अमेंडमेंट की थी लॉ ने? आइए देखते हैं। पहले हम क्योंकि बुक से कुछ बातें क्लियर नहीं हो पाती, इसलिए मैंने आपके लिए नोट्स बना दिए जिससे आपकी रिवीजन हो पाए। रेजिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6 में कवर होता है, और ये बात लास्ट क्लास में भी बता दी थी कि रेजिडेंशियल स्टेटस हर एक पर्सन का निकालना होता है और हर प्रीवियस ईयर के लिए निकालना होता है। इसका मतलब हम इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई, कंपनी, बाकी सबके लिए भी स्टडी करेंगे। जो इंडिविजुअल और एचयूएफ होते हैं, इनके केस में डबल सेक्शंस की एप्लीकेबिलिटी है। जैसे इंडिविजुअल में 6(1) भी है और 6(6) भी है। ये 6(6) जो सेक्शन होता है, ये डिसाइड करता है कि वो इंडिविजुअल अगर रेजिडेंट है तो ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी है। ये कौन डिसाइड करता है? 6(6). ये हम आपको आज पढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में हमने आपको ये कवर नहीं करवाया था। लास्ट क्लास में हमने आपको 6(1) और 1A ये कवर कराया था, और हमारी लकीली 6(1), 6(1A और 6(6) तीनों में अमेंडमेंट है, याद रखना। इंडिविजुअल के केस में, एचयूएफ के केस में कोई अमेंडमेंट नहीं है, तो घबराने की बात भी नहीं है। तो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जब हम रेजिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे तो इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में हमारे 3 तरह के स्टेटस बनते हैं: ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेजिडेंट। लेकिन लॉ ने तो इस बार से एक नया इंट्रोड्यूस कर दिया था इंडिविजुअल के लिए, डीम्ड टू बी रेजिडेंट। तो मैंने आपको बताया था कि डीम्ड टू बी रेजिडेंट भी अल्टीमेटली क्या बन जाता है? एनओआर बन जाता है। और जब कोई व्यक्ति एनओआर बन जाता है तो यहां पर आप देखिए, यही इनकम तो गवर्नमेंट टैक्स करना चाहती थी, ये टैक्सेबल हो जाती है। तो गवर्नमेंट बेसिकली इनको एनओआर बनाना चाहती है। नाउ इतना तो हमने सीख लिया कि सर अगर एक पर्सन रेजिडेंट है तो वो या ऑर्डिनरी होगा या नॉट ऑर्डिनरी होगा या डीम टू बी रेजिडेंट होगा, और डीम टू बी रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी हो जाएगा या फिर एनआर हो जाएगा। और इनका रिलेशनशिप मैंने ऊपर चार्ट में एक हल्का सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दिया है। नाउ आगे बढ़ेंगे, और ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूं, तो बस रिवाइज करा रहा हूं, क्योंकि बुक में बहुत सारे पेजेस में फैली हुई थी, तो आपको कहीं दिक्कत ना हो इसलिए मैं रिवाइज करा रहा हूं। बताएं इंडिविजुअल को कब हम रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट कहते हैं? सर इंडिविजुअल को हम तब रेजिडेंट कहते हैं जब वो सेटिस्फाई कर दे एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 कंडीशंस। ठीक है। और पर्सन को हम कब नॉन रेजिडेंट कहते हैं? जब वो ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल ना कर रहा हो तो हम इसको नॉन रेजिडेंट बोलते हैं। कंडीशन क्या है? रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में क्या वो पर्सन 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में स्टे किया है? यस। इसकी कैलकुलेशन में हम सर डे ऑफ एंट्रिंग और डे ऑफ एग्जिट दोनों ऐड कर लिया करते थे। अगर वो इस कंडीशन से बच जाए तो हम एक और कंडीशन देखते थे, क्या वो इंडिया में 60 डेज रहा है। अगर रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहा है तो केवल इतना सफिशिएंट नहीं है, हमें साथ में पीछे के 4 सालों में 365 दिन भी देखना पड़ता है। यहां तक की बात एकदम सही थी। इसके बाद लॉ ने कुछ एक्सेप्शन दी। उस एक्सेप्शंस में लॉ ने यह कहा कि जो हमारी सेकंड कंडीशन है, उस सेकंड कंडीशन के हम 60 डेज को 182 डेज कर देंगे। और 182 डेज करने का मतलब होगा कि भाई सेकंड कंडीशन बेकार हो गई, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में भी 182 डेज ही थे। खैर, तो ये कंडीशन नंबर 2 बेकार हो जाती है 3 केसेस में। अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया एम्प्लॉयमेंट पर्पज से इंडिया से बाहर गया था, अगर कोई इंडियन सिटीजन मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप है और वो बाहर गया था। अब लॉ ने कहा भाई एक तीसरी कैटेगरी के लोग हैं जो कि इंडियन सिटीजन हैं या फिर वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो कि देश के बाहर रहते हैं, वो कहते हैं भैया हम विजिट के लिए आए हैं। ये वो लोग हैं जिनके फॉरेन में बिजनेस हैं और जो हो सकता है अपने बिजनेस को इंडिया में कंट्रोल करते हों, और अगर ये करते भी हों तो भारत सरकार इनसे टैक्स नहीं ले पा रही थी, क्योंकि वो क्या करते थे 182 डेज से पहले ही इंडिया से चले जाते थे। तो लॉ ने ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए एक लॉ में अमेंडमेंट की, जो अब की बार की नई अमेंडमेंट थी। वो अमेंडमेंट ये थी कि अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, अगर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं और अगर आपकी टोटल इनकम
जो कि फॉरेन इनकम की सोर्सेज को छोड़ करके आपकी वो इनकम 15 लाख रुपए से एक्सीड कर गई है, तो फिर आपके ऊपर बी कंडीशन लगेगी, और बी कंडीशन में 60 डेज नहीं 120 डेज प्रीवियस ईयर सब्स्टिट्यूट किए जाएंगे। इसका मतलब आपके लिए जो कंडीशन हो गई वो यहां पर 60 डेज की जगह 120 डेज इन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर और 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 प्रीवियस ईयर। पहले ये व्यक्ति 182 डेज के हिसाब से इंडिया में आते थे कि भाई 182 डेज से पहले ही खिसक लेंगे वरना हम फंस जाएंगे। अब ये लोग क्या करेंगे कि 120 डेज से पहले ही इंडिया छोड़ के जाएंगे, और 120 डेज का मतलब समझ लो साल में 4 महीने हैं, 4 महीने से ज्यादा रह गए तो फिर आप फंस जाओगे, रेजिडेंट बन जाओगे। तो अब इन्हें ऐसी प्लानिंग करनी होगी। अच्छा, अब हुआ क्या, जब ये लोगों को लगा कि यार ये भारत सरकार तो बहुत होशियार हो गई है, डेज कम कर दिए हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दी है, तो वो रोने लगे, शोर मचाने लगे। तब सरकार ने इन्हें एक रिलैक्सेशन दे दी, जो रिलैक्सेशन सेक्शन 6 में लिखी है। वो कहती है सेक्शन 6(6) कि जो सिटीजन ऑफ इंडिया हैं या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं जिनकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स की इनकम छोड़ के 15 लाख से ज्यादा है, और जो इंडिया में 120 डेज से ज्यादा है लेकिन 182 डेज से कम है, उन लोगों को जो अभी नए प्रोविजन में फंस गए हैं, रेजिडेंट बन रहे हैं, उन्हें हम एक आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपको क्या डीम्ड करेंगे, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। यानी हम आपको ऑर्डिनरी नहीं बनाएंगे, आपकी फॉरेन की इनकम टैक्स नहीं करेंगे, हम आपको नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनाएंगे, और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होने की वजह से हम केवल आपसे उसी इनकम पे टैक्स मांग रहे हैं जो इनकम आप उस बिजनेस से कमाते हैं जिसे आप इंडिया से कंट्रोल करते हैं। ये वाली इनकम हम मांग रहे हैं, हम आपको एनओआर बना रहे हैं। ठीक है। इस व्यक्ति ने कहा आप मुझे एनओआर तब बनाओगे ना जब मैं 120 दिन तक इंडिया में रुकूंगा, अब की बार मैं 119 दिन में भाग जाऊंगा। सरकार ने कहा तू ठीक कह रहा है, तू 119 दिन में भाग सकता है, कौन सी बहुत बड़ी बात है। तब लॉ ने कहा कि देखो तब हम आपके ऊपर एक और तीर छोड़ने वाले हैं। वो ये कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज नंबर 6(1). लॉ कहता है कि देखो भूल जाओ 6(1) को। क्यों भूल जाओ? क्योंकि 6(1) में आप दिनों की बात करते हो, भाई कि मैं 120 दिन रहूंगा तभी मुझे रेजिडेंट कहोगे, तो सरकार ने कहा भूल जाओ 6(1), भूल जा। अगर तू इंडिया का सिटीजन है यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को सरकार पकड़ नहीं सकती, इसलिए उसको बख्श दिया। लेकिन अगर तू सिटीजन ऑफ इंडिया है और तेरी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स एक्सीड करती है 15 लाख से ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो सर ये तो वही वाली बात है। लेकिन लॉ ने कहा अब तू दिनों को भूल जा, हम तुझे डीम्ड टू बी रेजिडेंट बना देंगे। मतलब दिन पूरे ना करने के बावजूद भी हम तुझे डीम्ड टू बी रेजिडेंट मतलब रेजिडेंट मान लेंगे, चाहे तू उस सेक्शन 1 से बच गया। लेकिन ऐसा हम तभी करेंगे अगर तू नॉट लायबल टू टैक्स है इन एनी अदर कंट्री, यानी तू किसी ऐसी कंट्री में बैठा है जहां पर तुझे टैक्स नहीं लग रहा, या ऐसी टेरिटरी में बैठा है बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल, या ऐसी रेजिडेंस में बैठा है, या ऐसी अदर क्राइटेरिया की वजह से तू बच गया। मतलब उस कंट्री का, अगर हमारी कंट्री के साथ ऐसा कुछ एग्रीमेंट है कि हम सिटीजन ऑफ इंडिया से उस बिजनेस पे टैक्स नहीं लेंगे या उस इनकम पे टैक्स नहीं लेंगे, तो फिर भारत सरकार कह रही है हमें टैक्स लेना है। अच्छा सर, यानी सेक्शन 6(1)(a) तब लगता है जब सेक्शन 6(1) ना लग रहा हो। हाँ सर, ये बात उन्होंने लिख दिया कि भाई अगर आपको डाउट हो तो हम आपको बता देते हैं कि आपके ऊपर दोनों सेक्शन नहीं लगे हुए, पहले 6(1) लगाएंगे। अगर 6(1) नहीं लग रहा है, मतलब आप 120 दिन से पहले खिसक रहे थे, तब आपके ऊपर हम 1(a) लगाएंगे। यानी ऐसा नहीं होगा कि दोनों आपके ऊपर लग जाएंगे, एक ही लगेगा। 6(1) लगेगा, ठीक है, 6(1) नहीं लगेगा तो 1(a) लगाने की कोशिश करेंगे, और 1(a) नहीं लग पाएगा तो आप बच जाएंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, उसने कहा अगर मैं 6(1)(a) में फंस गया और आपने मुझे डीम्ड टू बी रेजिडेंट बना दिया, तो लॉ कह रहा है फिर हम आपको जो रेजिडेंट बनाएंगे वो बनाएंगे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है जी,
इसका मतलब हम तुझे ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं बनाएंगे। तो ये सारा का सारा मेरे पास सेक्शन 6(1) और 6(1)(a) था, जो कि हमने आपको बता दिया था। इसमें से ये जो मैंने मार्क किया हुआ है ना, हाईलाइट किया हुआ है, ये नई अमेंडमेंट आई है। ठीक है, यहां लिखा भी हमने हम कि भाई ये नई अमेंडमेंट आई है। और बहुत सारे लोगों को सेक्शन 6(1) और 1(a) एक जैसा लग सकता है, उन्हें लगेगा कि सर इसमें कौन सी खास बात थी। तो मैं पहले आपको सेक्शन 6(1) और 6(1)(a) इन दोनों का एक बार समरी बता के कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं। ये देखो, बहुत मेहनत लगाने के बाद में मैंने ये समरी प्रिपेयर किया। सेक्शन 6(1) और 6(1)(a) में जो हम बात करने वाले हैं, अब उसको अमेंडमेंट को समझने वाले हैं, उसको आप ध्यान दीजिएगा। एक इंडिविजुअल है जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया है, या फिर वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। अब हमने पूछा कि बता तेरी टोटल इनकम कितनी है। वो कह रहा है पहले तो रेजिडेंशियल स्टेटस में आप दिनों की बात करते थे। मैंने कहा नहीं, अब मैं स्पेशल केस वालों की बात कर रहा हूं, तो आप इनकम बताओ, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपकी इनकम कितनी थी। वो कहता है विदेश की इनकम जोड़ के बताऊं कि हटा के बताऊं। मैंने कहा नहीं, हटा के बता, अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स। और मैंने कहा सुन, जो तेरे फॉरेन में बिजनेस चल रहे हैं, जिन्हें तू इंडिया से कंट्रोल कर रहा है, वो मत हटा लियो, वो इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, तो उसने बताया जी मेरी इनकम तो 15 लाख तक भी नहीं है, कम है। सरकार ने कहा चलो छोड़ो, छोटा मोटा आदमी है, छोड़ो। ऐसे व्यक्ति के लिए उन लॉ ने कहा कि भाई तेरा स्टे इन इंडिया अगर 181 डेज तक है तो जा मौज कर, तू नॉन रेजिडेंट है। वो कह रहा है मैं नॉन रेजिडेंट कैसे हूं। मैंने कहा भाई तेरे ऊपर 6(1) एप्लीकेबल नहीं हो पाया, 182 डेज से तू कम समय के लिए था, और एक्सेप्शन के कारण तेरे ऊपर सेकंड कंडीशन नहीं लग रही। सेकंड कंडीशन जो लगती है वो तब लगती जब तेरी इनकम 15 लाख से ज्यादा होती है। सेकंड कंडीशन लगी नहीं, समझ में आया, तो वो बच गया। वो कह रहा है मैं नॉन रेजिडेंट हूं। कह रहा है क्या मैं 6(1)(a) में भी फंस सकता हूं। हमने कहा नहीं, वहां भी इनकम 15 लाख का क्राइटेरिया है, तू 15 लाख से नीचे है, तू खिसक ले, तू सिर्फ 182 डेज से ही रेजिडेंट बन सकता था। ठीक है जी, दूसरा केस, सर मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हूं या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हूं और मेरी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है। तो हमने कहा अब तेरा हमें स्टे चाहिए, तो अपना स्टे बता कितना है। नाचने लगा, गाने लगा, कहता है जी लो जी स्टे लो, मेरा स्टे तो 119 दिन है। वो कह रहा है आपने हमारे ऊपर यह कहा था कि 120 दिन रहोगे तभी रेजिडेंट बनोगे, मैं 119 दिन में इंडिया से भाग गया। तो भाई सेक्शन 6(1) में तो तू बच गया, नॉन रेजिडेंट है। लेकिन हमारे पास एक सिपाही और है, सेक्शन 6(1)(a), वो तो आपको डीम्ड रेजिडेंट बना सकता है। कहता है हाँ बना सकता है, लेकिन वहां एक शर्त होती है कि वो सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया को ही बना सकता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को नहीं बना सकता। और दूसरा, वो तभी बना सकता है जब उस कंट्री में आपको टैक्स ना लगता हो। ठीक है सर, तो वो रेजिडेंट, अगर मैं डीम्ड रेजिडेंट बन गया तो मैं क्या बनूंगा, आप बनेंगे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो आप ऑर्डिनरी तो तब भी नहीं बनेंगे। ठीक है, दूसरा केस, सर मैं 120 दिन से ज्यादा रहा लेकिन 182 डेज से कम रहा। तो हमने कहा सिर्फ इतने से बात नहीं चलेगी, हमें चेक करना पड़ेगा क्या तू 365 दिन से ज्यादा था। वो कहता है नहीं, मैं 365 दिन पूरे नहीं कर रहा 4 साल में, यानी कि तू आधी कंडीशन ही पूरी कर रहा है। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 120 से ज्यादा है लेकिन पिछले 4 सालों में 365 से कम है, तो तू भी बच गया 6(1) में। यानी वो 6(1) में तो रेजिडेंट नहीं बन पाया, नॉन रेजिडेंट हो गया। लेकिन उसके लिए भी डीम्ड रेजिडेंट का हमारा जो है वो खड़ा हुआ है गार्ड। वो हो सकता है 6(1)(a) के कारण डीम्ड रेजिडेंट बन जाए, और शर्तें फिर वही हैं कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए और उस कंट्री में टैक्स नहीं होना चाहिए। सर मैं 120 डेज से ज्यादा प्रीवियस ईयर में रहा और 365 डेज की कंडीशन को पूरा कर गया। तो हमने कहा तू तो भाई 612 में फंस गया। अगर तू 612 में फंस गया तो तू रेजिडेंट बन गया, लेकिन तू डर मत, हम तुझे एक 66 की राहत दे रहे हैं कि हम तुझे क्या बनाएंगे, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और फिर लास्ट केस हो सकता है कि इंडियन सिटीजन
इनकम 15 लाख से ज्यादा थी और वो 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहा, तो फिर तो तू 6(1) में रेजिडेंट है, क्योंकि तूने कंडीशन नंबर 1 ही फुलफिल कर दी। और जब कंडीशन नंबर 1 फुलफिल हो जाती है, आप रेजिडेंट बन जाते हैं, तो फिर हमें 6(6) में जाके चेक करना पड़ता है कि क्या वहां की कंडीशंस भी पूरी हो रही हैं, जिससे ये डिसाइड होगा कि आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। सर तो यहां पर बहुत सारे केसेस बन रहे हैं, अब यही प्रॉब्लम है, इन्हीं केसेस पर आपको क्वेश्चन आएगा, और जब क्वेश्चन आएगा तो मैं तो जितनी आपकी मदद कर सकता हूं वो मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है सर, आप एक काम करो, हमें इसके ऊपर कोई क्वेश्चन एक दिखाओ। तो मेरे हिसाब से हमारी बुक ने इस पर एक खूबसूरत क्वेश्चन दिया तो है, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, पर एक क्वेश्चन मुझे इसमें दिखाई दिया। ये देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 2.11, आर सिटीजन ऑफ इंडिया है, यानी कि इसके ऊपर 6(1) की न्यू अमेंडमेंट भी लगेगी और 6(1)A भी लगेगा, ठीक है, दोनों लगेंगे। ओके। हैज बीन कैरिंग ऑन प्रोफेशन इन दुबई, दुबई में वो प्रोफेशन कर रहा है, वेयर ही इज नॉट लायबल टू पे इनकम टैक्स, यानी 6(1)A के लिए बिल्कुल एप्लीकेबल हो गया। हिज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, फॉर द प्रीवियस ईयर 20-21 12 लाख रुपए, उसकी टैक्सेबल इंडियन इनकम है 12 लाख रुपए। तो जब मैं उसकी अदर इनकम की बात करूंगा तो इंडियन इनकम तो उसमें शामिल होगी ही होगी। एंड ही हैज ऑल्सो अर्नड 5 लाख फ्रॉम एक्सरसाइजिंग द प्रोफेशन इन दुबई। ओके, वो कह रहा है जी मेरा दुबई में एक प्रोफेशन है। मैंने कहा भाई मुझे उससे क्या मतलब, ये तो फॉरेन में प्रोफेशन है। कहता है लेकिन सुनो तो, वो प्रोफेशन मैंने इंडिया में सेटअप किया था। तो मैंने कहा भाई बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया होता है, प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया होता है, तो ये तेरी फॉरेन सोर्स की इनकम नहीं है, यानी तेरे ये 5 लाख रुपए की इनकम को भी हम अदर इनकम में यहां पर लेंगे। समझे? ठीक है। फिर वो कह रहा है कि इसके अलावा भी मेरे पास प्रोफेशनल इनकम और भी है जो मैं 10 लाख से कमाता हूं। तो हमने कहा ये तेरी फॉरेन सोर्स की इनकम है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। वो कह रहे मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस बताओ, अगर मैं प्रीवियस ईयर में इंडिया में आया कितने दिनों के लिए? 110 दिनों के लिए। तो मैंने कहा भाई सबसे पहले अपनी इनकम बता। कहते जी मेरी इनकम है 17 लाख, यानी तूने 15 लाख को क्रॉस कर दिया। ठीक है, हमने कहा तेरे लिए पहली कंडीशन है 182 डेज, जो सबके लिए होती है, एप्लीकेबल नहीं है। तेरे लिए दूसरी कंडीशन है 120 डेज प्लस 365 डेज। वो कहता है देखो जी मैं तो 110 दिन के लिए आया, तेरी ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई, इसका मतलब तू 6(1) से तो बच गया, लेकिन 6(1)A में तो तू फंस गया। क्यों? क्योंकि तेरी कंट्री में वहां टैक्स नहीं लगता, तू सिटीजन ऑफ इंडिया है और तेरी इनकम 15 लाख से ज्यादा है। कहता है अच्छा तो स्टेटस तो बताओ क्या है? तो हमने कहा जिसे हम डीम्ड टू बी रेजिडेंट कहते हैं वो NOR होता है। तो पहले केस में आंसर क्या हो गया? NOR। मेरे माइंड में ये वाला चार्ट चल रहा है, मैंने तो इस चार्ट से आंसर निकाला है। ओके, मैंने इस चार्ट से आंसर निकाला है। अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो ये मैंने इस तरीके से किया। वो अभी क्या कर रहा था, तो वो अभी इस वाले क्लॉज में था, तो इस क्लॉज से गया लेकिन 6(1)A में फंस गया। तो आपको ना अपने माइंड में ये सारे वो पॉसिबिलिटीज को रिकॉल करना पड़ेगा। ठीक है सर, केस नंबर 1 तो हमने समझ लिया। केस नंबर 2 कहता है कि भैया मैं तो इंडिया में आया ही नहीं। तो जो लोग इंडिया में नहीं आते उनके ऊपर लग सकता है 6(1)A, जो कि कहता है कि लॉ लगेगा सिटीजन ऑफ इंडिया पे जिसकी इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा थी, हाँ थी, और जिनके कंट्री के अंदर टैक्स नहीं लग रहा, और सर ये सारी शर्तें पूरी कर रहा है, तो ये डीम्ड रेजिडेंट होने की वजह से NOR बन गया। सर देखो उसने इंडिया में विजिट किया 190 डेज, तो लॉ ने कहा पहले हम लगाएंगे 6(1), उसकी पहली कंडीशन 182 डेज, तूने ये कंडीशन पूरी कर दी तो तू बन गया रेजिडेंट। लेकिन अब हमें आगे चेक करना पड़ेगा कि तू ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है। इसके लिए सेक्शन 66 में अभी पढ़ाऊंगा, मैंने पढ़ाया नहीं है।
और उसकी मेरे को जानकारी भी नहीं दी, तो वो लग भी नहीं सकता। डी केस वो कहता है मैं इंडिया में आया था 122 दिन के लिए, ठीक है। कहता है लेकिन पिछले 4 सालों में मैं केवल 300 दिन के लिए था। तो मैंने कहा भाई तू तो 6-1 से बच गया, ना तो तेरे ऊपर 1 वाली कंडीशन लग पाई, ना तेरे पर 2 वाली कंडीशन लग पाई, लेकिन फिर भी 6-1 में तू फंस गया। थर्ड केस, फोर्थ केस, फिफ्थ केस, वो इंडिया में 122 दिन के लिए आया और वो पिछले 4 सालों में 400 दिन रहा, यानी कि तेरे ऊपर 612 की कंडीशन लग गई और इस कंडीशन से तू रेजिडेंट बन गया। और यहां पर सेक्शन 66 कह रहा था कि ऐसे लोगों को ना हम एनओआर बनाएंगे, तो ये क्या बन गया? एनओआर बन गया। ये जो हमारा ई पार्ट है, ये जो हमारा ई वाला पार्ट है, इस पार्ट का जब मैं आंसर पढ़ता हूं तो आहूजा जी कहते हैं कपूर साहब वो सेक्शन 61 में रेजिडेंट बन गया। मैंने कहा बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि वो बन गया। वो कहते हैं क्यों बन गया? क्योंकि वो 120 दिन से ज्यादा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में रहा और 365 दिन और उससे ज्यादा वो पिछले 4 सालों में रहा, तो वो बी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। मैंने कहा बिल्कुल करता है। हाउएवर इन द एब्सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑफ द पास्ट प्रीवियस ईयर्स, यानी उससे भी पीछे की इंफॉर्मेशन की ये बात कर रहा है, कह रहा है कि वो मुझे उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं बता सकता कि वो रेजिडेंट है या ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया है। मैं कह रहा हूं आहूजा जी आप भूल गए, मेरे हिसाब से आपको इस जानकारी को लिखने की जरूरत थी नहीं, ये तो बेकार हो गया। क्यों बेकार हो गया? क्योंकि सेक्शन 66 कह रहा था कि भाई इस व्यक्ति को मैं एनओआर मानूंगा। यानी पॉइंट नंबर ई में जो मैंने लॉ समझा है और जो आहूजा जी बता रहे हैं उसमें वेरिएशन आ रहा है, उनके हिसाब से बी कंडीशन एप्लीकेबल हो गई। अब वो कहते हैं गगन जाके चेक करो 66 की कंडीशन, हालांकि वो मैंने पढ़ाई नहीं है, उसमें पिछले सालों में जाना पड़ेगा। पर मैं ये कह रहा हूं आहूजा जी को कि आपने खुद बुक में लिखा हुआ है कि 66 में आपने उसे एनओआर डिक्लेयर कर दिया है। जब एनओआर डिक्लेयर कर दिया है तो फिर क्यों पीछे जाके मैं उसका स्टेटस चेक करूंगा? 66 की कंडीशन चेक नहीं करूंगा। मेरा आंसर है एनओआर। अब आप ये मत कहना कि सर ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसा क्या होगा, वैसा क्या होगा। भाई कभी कभी ऐसा होता है कि दो लोगों के मत मिलते नहीं है, मैंने अपना मत रखा है, ठीक है। अब आहूजा जी कह रहे हैं कि गगन अगर तुम इलस्ट्रेशन नंबर 11 में ये एज्यूम कर लो कि इंडियन इनकम जो थी वो 9 लाख थी इंस्टेड ऑफ 12 लाख, तो भाई जरा पीछे जाएं। टैक्सेबल 9 लाख, अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसकी जो इनकम बन गई, टोटल इनकम जो बन गई वो बन गई 9 लाख प्लस 5 लाख, 14 लाख। तो जिसकी इनकम 14 लाख बन गई तो वो तो सर यहां पर कवर हो गया ना। इनकम 15 लाख रुपए से कम है, तो जब 15 लाख रुपए से कम है तो वो केवल एक ही केस में रेजिडेंट बन सकता है कि वो 182 डेज तक इंडिया में रहा हो, क्योंकि 182 डेज की कंडीशन से ही ये रेजिडेंट बन सकता है। तो यहां पर वो क्या कह रहे हैं जरा हम देख लेते हैं कि वो हमसे क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस केस में क्या होगा, तो इस केस में तो हम सिर्फ तभी रेजिडेंट बना पाएंगे जब वो 182 डेज रहा हो, 1A उसके ऊपर एप्लीकेबल होगी नहीं। ठीक है सर, तो बुक ने ये लिख करके बताया है कि केस नंबर 1 में क्या होगा, केस नंबर 2 में क्या होगा। तो आप चाहें तो आप इसको रीड कर सकते हैं, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। मेरे हिसाब से ये आपको अब क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सर एक बार आप रीड कर दो, हो सकता है बुक में कुछ एरर हो। बेटे अभी मुझे आपको ना 6 की कंडीशन पढ़ानी है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाली, तो इसीलिए अगर मैं इसी को पढ़ता रहूंगा तो कैसे आगे चलूंगा, है ना। तो मेरे हिसाब से इसको मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, इसमें कोई गलती वाला स्कोप तो ऐसा है नहीं, क्योंकि इसमें कोई नई अमेंडमेंट भी नहीं है। ठीक है, नाउ तो बेटे
अभी तक जो आपने पढ़ा पहले हम उसको लेते हैं। इंडिविजुअल था, मैं 6(1) में गया, ठीक है। 6(1) में 182 डेज वाली कंडीशन फुलफिल हो गई तो एक पर्सन बन गया रेजिडेंट। सर 60 डेज प्लस 365 डेज वाली पूरी हो गई, मतलब पहली पूरी नहीं हुई, ये वाली पूरी हो गई तो वो बन गया रेजिडेंट। या सर एक कंडीशन और आ गई थी, 120 डेज प्लस 365 डेज, ये पूरी हो गई तो बन गया रेजिडेंट। लेकिन यहां पर सेक्शन 6(6) ने सीधा सीधा कह दिया था कि भाई इसको तो आप एनओआर बना दो, ठीक है। प्लस आप 6(1)(a) में गए, 6(1)(a) ने अभी तक आपको यह कहा कि भाई इसको बना दो डीम्ड रेजिडेंट, तो इस रेजिडेंट का क्या होगा, तो वहां पर भी 6(6) ने आंसर दे दिया, कह रहे कि भाई इसको बना दो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ऐसा क्यों करना पड़ा सरकार को, क्योंकि सरकार के ऊपर दबाव आ गया था। अदरवाइज अगर यह दबाव नहीं आया होता तो मेरा आंसर आता सिर्फ रेजिडेंट। खैर यहां तो दोनों बातें मेरी निकल करके आ गई, रेजिडेंशियल स्टेटस फाइनल आ गया। लेकिन इन दोनों केसेस में अब लॉ यह कह रहा है कि भाई अभी आंसर नहीं आया, इसके बाद मुझे सेक्शन 6(6) में 2 कंडीशन दी हुई हैं वो चेक करनी पड़ेंगी, और अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाएंगी तो ये व्यक्ति बनेगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और अगर दोनों में से एक कंडीशन या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई ना हो पा रही हो तो फिर वो बनेगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। यानी कि बेटे 6(6) में पिछले साल तक ये 2 कंडीशन होती थी और इस साल 2 न्यू कंडीशन ऐड हो गई, तो जो 2 नई कंडीशन ऐड हो गई वो आपने पढ़ ली हैं, ठीक है। ये दोनों आपने पढ़ ली, ये आपने जो 6(1) की नई अमेंडमेंट आई है वहां पर पढ़ ली, और ये 1A में आपने पढ़ लिया कि इसे एनओआर कहते हैं। यानी अब आपने सेक्शन 6(6) की वो 2 कंडीशन पढ़नी है जो इस केस में आपके लिए एप्लीकेबल होंगी, ठीक है सर। तो वो भी पढ़ा, ये बात खत्म कीजिए। तो मैंने कहा क्या मैं आपको अपने नोट से पढ़ा दूं? सर अगर आपको वो बढ़िया लगे तो आप अपने नोट से पढ़ा दो, इसमें क्या हो गया, बुक में भी तो वैसे ही लिखा होगा। देखिए, तो अगर एक इंडिविजुअल रेजिडेंट हो जाता है तो फिर हमें यह चेक करना पड़ता है कि क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, हमें यह चेक करना पड़ता है। कैसे चेक होगा? उसके लिए सेक्शन 6(6) की कंडीशन पढ़नी पड़ेगी। कौन सी कंडीशन? 2 कंडीशन, बाकी 2 आप पढ़ चुके हो। तो मैंने लिखा है कि अगर एक इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया हो जाए तो हमें फर्दर यह चेक करना पड़ेगा क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो इसके लिए एडिशनल कंडीशन है जो कि सेक्शन 6(6) में लिखी हुई है। वो कहती हैं कि रेजिडेंट इंडिविजुअल, यानी रेजिडेंट होगा तभी ये चेक करूंगा, रेजिडेंट इंडिविजुअल बन सकता है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। वो बन सकता है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब? जब वो सेटिस्फाई कर दे, दोनों नीचे लिखी हुई कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, ठीक है सर। वो 2 कंडीशन क्या है? वो 2 कंडीशन ये हैं कि ही हैज बीन रेजिडेंट इन इंडिया इन 2 out of 10 previous years immediately preceding relevant previous year। अब ये एक लंबी कंडीशन हो गई। लॉ कह रहा है कपूर साहब आपका रेलिवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा है? मैंने कहा जी 2021 ले लो। तो वो कह रहे हैं भाई साहब पीछे 10 साल जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि 19 18 17 16 15 14 13 12 11 और 10, 20 19 18 17 16 15 14 13 12 और 11।
तो वो कहते हैं कि भाई इन 10 सालों में उसे कम से कम 2 बार रेजिडेंट होना चाहिए। तो मैंने कहा कैसे पता चलेगा? तो बोले गगन 611 या 612 हर एक साल पे लगाओ, हर साल पे चेक करो 182 दिन या फिर 60 जमा 365 दिन। मैंने कहा यार 182 तो आसान होता है, 60 जमा 365 में कैलकुलेशन है। तो कह रहे कैलकुलेशन ही तो है और कौन सी लंबी चौड़ी बात है। अच्छा, मैंने कहा चलो कर लेंगे। तो पहली कंडीशन के पीछे के 10 सालों में जाओ और हर बार 611 और 612 लगा के देखो और फिर देखो क्या वो 2 बार रेजिडेंट निकल आया। अगर 2 बार निकल आए तो फिर बाकी सब मत निकालने बैठ जाना, काम पूरा हो गया। ठीक है, अगर ये कंडीशन पूरी हो गई तो क्या वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी बन जाएगा? नहीं, उसको दूसरी भी पूरी करनी है। और दूसरी में लिखा है कि ही हैज बीन इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर ड्यूरिंग 7 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। वो कह रहे गगन इसके लिए एक काम करना, तुम पीछे के 7 सालों में यहां पर इन 7 सालों में चेक कर लेना क्या वो 730 दिन तक था। अगर ये दोनों कंडीशन टिक हो जाएंगी तो तुम उसको नाम दे देना रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सर अगर एक टिक हुई दूसरी टिक नहीं हुई, या ये टिक हुई ये टिक नहीं हुई, या दोनों ही टिक नहीं हुई, तो फिर उन सभी केसेस में वो बन जाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। देखो हमने यहां पे लिखा है कि अगर वो एक कंडीशन, इफ ही डज नॉट सेटिस्फाई एक कंडीशन या दोनों कंडीशन, तो वो क्या बन जाएगा? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। सर इसकी भी तो कुछ एक्सेप्शंस होंगी। मैंने कहा नहीं बेटे नहीं, इसकी कोई एक्सेप्शंस नहीं है। ओहो सर अब इसके ऊपर कोई क्वेश्चन तो हमें करवाओ। मैंने कहा चलो अब मैं पीछे चलता हूं और देखता हूं कौन से क्वेश्चन मैं आपको इसमें करवा सकता हूं। अब बहुत सारे क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन तो मैं आपको पढ़ने को दे दूंगा कि ठीक है आप पढ़ लेना, आप खुद ही पढ़ लोगे, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। अगर लॉ याद होगा तो समझ में आ जाएगा, और अगर लॉ याद नहीं होगा तो पीछे जाना, लॉ को पढ़ना और फिर देख लेना, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो गिरीश आहूजा जी का ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है। हमें उन दिनों की याद आ जाती है जब वो गालिब ऑडिटोरियम में पढ़ाते थे। क्या वो दिन थे, मतलब मैं उनसे पढ़ा हुआ हूं। जब हम सीए इंटरमीडिएट कर रहे थे तो वो गालिब ऑडिटोरियम में क्लास लिया करते थे, आईटीओ के पास। कौन सा वो है, बाल भवन है क्या उसके पीछे, माता सुंदरी कॉलेज शायद उसके सामने था वो। खैर चलिए वो बातें छोड़िए। तो उस समय का भी उनका ये फेवरेट क्वेश्चन था, और वो कहते हैं रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, हैज बीन कमिंग टू इंडिया फॉर 100 डेज एवरी ईयर सिंस 2007-2008। ठीक है, वो 7-8 से हर साल इंडिया में 100 दिन आता है। वो कहते पहले तो मुझे उसका आप रेजिडेंशियल स्टेटस बताओ 2021-22 के हिसाब से क्या होगा। मैंने कहा चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। मतलब इसकी कैलकुलेशन लेंदी होती है लेकिन ये टफ नहीं होता। मैंने कहा ये बताइए रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में मेरे पास 2 कंडीशन होती हैं, या तो 182 डेज या 60 + 365। ठीक है, अगर रिकी पॉन्टिंग 100 डेज के लिए आया था तो मुझे यह बताइए क्या 182 डेज वाली कंडीशन फुलफिल हो सकती है? सर जी सवाल ही पैदा नहीं होता, काटा मार दो। काटा मार दिया जी। दूसरी कंडीशन चेक करो। सर दूसरी कंडीशन के लिए 20-21 में तो 60 दिन की कंडीशन पूरी हो रही है, लेकिन पीछे के 4 सालों में क्या होगा? तो हर साल अगर वो 100 दिन के लिए आ रहा है तो पीछे के 4 सालों में 400 दिन पूरे हो जाएंगे, यानी उसकी सेकंड कंडीशन यहां पर फुलफिल हो जाएगी। हाँ, तो इससे तो वो क्या बनेगा? रेजिडेंट बनेगा। और रेजिडेंट तो मेरा आंसर होता नहीं है, फिर मुझे 6-6 में जाना पड़ेगा। मैं 6-6 में गया तो मैं पीछे के 10 सालों में गया।
अब 10 सालों में फिर यही कंडीशन लगानी है बार बार, तो सर उसकी किसी भी साल में 611 मतलब 182 डेज की कंडीशन तो पीछे 10 सालों में पूरी हो ही नहीं सकती। हाँ, लेकिन 60 प्लस 365 डेज इन 4 सालों में ये पूरी होती जाएंगी, यानी वो यहां भी रेजिडेंट बन जाएगा, वो यहां भी रेजिडेंट बन जाएगा, यानी वो ये दो कंडीशन में से एक कंडीशन तो पूरी कर रहा है। हो सकता है इसके आगे भी वो रेजिडेंट निकलता रहे, लेकिन मुझे उसकी कैलकुलेशन नहीं चाहिए। दूसरा है 7 सालों में 730 दिन, तो सर 7 सालों में 100 दिन के हिसाब से बन जाएंगे 700 डेज, यानी वो दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाएगा। इसका मतलब रिकी पॉन्टिंग 6-1 की तो कंडीशन पूरी करके रेजिडेंट बन गया, लेकिन 6-6 में क्योंकि एक कंडीशन फुलफिल कर पा रहा है, दूसरी फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो उसका रेजिडेंट बन जाएगा, स्टेटस बन जाएगा NOR। अगर आप यहां पे जाके दोबारा देखें तो आपने बस ये याद रखना है 6-1 में दोनों में से एक कंडीशन पूरी करने पे रेजिडेंट बन जाते हैं, लेकिन 6-6 में अगर दोनों पूरी होंगी तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनोगे। अगर दोनों में से एक पूरी नहीं हुई या दोनों पूरी नहीं हो पा रही तो आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनोगे। हमारे केस में रिकी पॉन्टिंग भले ये वाली कंडीशन फुलफिल कर रहा है, लेकिन ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा, 7 सालों में 700 दिन, तो इसीलिए वो क्या बनेगा, वो बनेगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। बात खत्म। बस अब सर इसको लिखना पड़ेगा, और वो आप बुक में देख लेना कैसे लिखना है, क्योंकि अगर मैं लिखवाऊंगा तो भाई 1 घंटे में एक क्वेश्चन होगा। सर जी ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसी क्वेश्चन का आहूजा जी बी पार्ट बनाते हैं। वो कहते हैं बताइए क्या आपका आंसर बदल जाएगा अगर वो 100 दिन की बजाय 110 दिन के लिए आता था, तो क्या आपका आंसर बदल जाएगा? मैंने कहा डेफिनेटली मेरा आंसर बदल जाएगा। कह रहे क्यों भाई, क्यों बदल जाएगा? मैंने कहा देखो, सेक्शन 6(1) में वो 60 प्लस 365 ये वाली कंडीशन पूरी कर देगा, क्योंकि यहां पर 110 दिन और यहां पर 440 दिन निकलेंगे। हाँ, यानी कि सेक्शन 6(1) से रिजल्ट आएगा रेजिडेंट। ओके, अगर एक पर्सन रेजिडेंट बन गया तो फिर मुझे कहा जाएगा कि भाई अब चेक करो क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो फिर मुझे 10 सालों में फिर से चेक करना पड़ेगा। बताइए, और यहां पर हमें पता है कि जब 100 दिन ले रहा था तब भी वो 612 वाली कंडीशन फुलफिल करता हुआ चल रहा था। तो आपको समझ में आ रहा है कि हां सर ये वाली कंडीशन तो फुलफिल हो ही रही है। ये देखो, हर साल वो 60 प्लस 365 वाली कंडीशन को फुलफिल कर ही लेगा। यहां पर तो वो फुलफिल कर लेगा, लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर सर अब की बार 7 सालों में 110 दिन के हिसाब से हो जाएंगे 770 डेज, और वो 730 वाली कंडीशन को भी फुलफिल कर देगा। तो इसका मतलब सर उसने दोनों कंडीशन फुलफिल कर दी। तो जब दोनों कंडीशन फुलफिल कर दी तो उसका स्टेटस बन जाएगा ROR। ओ सर ये बात, मैंने कहा हाँ ये बात। रिकी पॉन्टिंग जी, बी केस में आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट होंगे। ओहो सर, बात समझ में आ गई। चलिए जी अगला देखते हैं। एक्स केम टू इंडिया फ्रॉम अमेरिका फॉर फर्स्ट टाइम ऑन 10 अक्टूबर 2020। ठीक है जी। ही रिटर्न्स टू हिज होम कंट्री आफ्टर स्टेइंग इन इंडिया अप टू 5 जुलाई 2021। विल ही बी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर असेसमेंट ईयर 21-22? तो मैंने कहा भाई डायग्राम बनाओ। 1/4/2020, 31 मार्च 2021। इंडिया में कब आया था? 10 अक्टूबर 2020 को। और इंडिया से वापिस गया है वो 5 जुलाई 2021 को। ठीक है।
लेकिन मुझे तो आंसर ईयर वाइज देखना पड़ता है, तो मुझे देखना पड़ेगा यहां वो कितने दिन तक इंडिया में था। तो सर अक्टूबर में होते हैं 31 डेज, लेकिन 31 डेज में से उसके 9 दिन बाहर कर दो, 1 से लेकर 9 तक। क्यों? क्योंकि जिस दिन वो एंटर करेगा मुझे वो दिन काउंट करना है। यानी कि यहां पर था वो 22 दिन, नवंबर में था 30 दिन, दिसंबर में था 31 दिन, जनवरी में था 31, फरवरी क्योंकि लीप ईयर नहीं था तो 28, और मार्च में था वो 31। 2 3 4 5 और 8 13, एक कैरी, 3 6 9 12, 2 14 और 3 17, 173 डेज। सर वो 182 डेज वाली कंडीशन फेल कर गया। दूसरी 60 प्लस 365, तो सर ये पूरी हो रही है, ये फेल हो रही है, तो यानी वो बन गया क्या? नॉन रेजिडेंट। उसके बाद सर वो यहां अप्रैल में रहा, मई में रहा, जून में रहा और जुलाई के भी 5 दिन रहा, 30 31 30 और 5, यानी 6 96। तो भले वो 96 डेज तक और रहा है, लेकिन हमें तो कैलकुलेशन ईयर वाइज करनी होती है। समझ में आया? तो इससे आप एक बात समझ सकते हैं वो ये कि मान लीजिए ये एक प्रीवियस ईयर है, ये दूसरा प्रीवियस ईयर है, ना तो 181 डेज के लिए आप यहां पर रेजिडेंट बनेंगे, ना ही 181 डेज के लिए आप यहां पर रेजिडेंट बनेंगे। इसका मतलब एक पर्सन इंडिया में आकर के 362 डेज पर तक लगातार इस तरीके से रह सकता है कि उसके आधे रेजिडेंस एक प्रीवियस ईयर में चला जाए और आधा दूसरे में चला जाए। तो ऐसे केस में वो 362 डेज तक इंडिया में रहेगा और फिर भी रेजिडेंट नहीं बन पाएगा किसी भी साल का। ठीक है सर, ये बात भी हमने समझ ली। अब इसी तरीके से आपके सामने में ये क्वेश्चंस हैं, आप इनको पढ़िएगा, मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, बना लीजिएगा, अपनी बुक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखो यहां पर लिखा भी है, यहां लिखा है कि उसका स्टे 362 डेज तक है और एट अ स्ट्रेच लगातार है, स्टिल वो नॉन रेजिडेंट है। क्यों नॉन रेजिडेंट है? क्योंकि उसने ऐसा अपना डिवीजन किया है कि एक प्रीवियस ईयर में वो 181 डेज रह रहा है और दूसरे प्रीवियस ईयर में फिर 181 डेज रह रहा है। तो इस कारण से उन्होंने इसका क्वेश्चन भी बना दिया कि चलो इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक समझदार व्यक्ति ऐसी प्लानिंग करेगा कि वो इस टाइम पे आए कि जिस समय ईयर एंड हो रहा होता है, कुछ दिन इस प्रीवियस ईयर में और कुछ दिन अगले प्रीवियस ईयर के, इस तरीके से वो कर सकता है। अब वो कह रहे हैं आर इंडियन सिटीजन था, इंडिया छोड़ के गया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन जर्मनी, यानी ये एक्सेप्शन में कवर हो गया। जो एक्सेप्शन में कवर हो गया उसके लिए केवल 182 डेज देखा जाता है, तो आप उसको चेक कर लेना। पिछले सालों का तो चेक करना नहीं है इसमें, 182 डेज का आप चेक कर लेना। तो 2.7 भी आपके लिए हमने होमवर्क छोड़ दी। रेदर अब जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूं कि आप उनको पढ़िए। यहां पर वो कह रहे हैं जी लाहौर में पैदा हुआ था 1946 में, और उसके बाद में वो इंग्लैंड में चला गया, फिर इंग्लैंड से वो इंडिया में आ गया। तो ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के ऊपर आपको पता है कि 182 डेज का लॉ लगता है, सेकंड कंडीशन नहीं लगती। सर सेकंड कंडीशन लग सकती थी अगर हमें इसकी टोटल इनकम की जानकारी दी होती। ए सिटीजन ऑफ इंडिया है और वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया से बाहर गया है। तो अब इन सारे क्वेश्चंस को ना मैं आपके लिए अब होमवर्क में छोड़ देता हूं कि आप इनको आराम से बैठ के पढ़िएगा, तो आपको लॉ भी याद हो जाएगा और आपको सारी बातें मैंने क्लियर कर ही दी हैं।
हमें ज्यादातर फोकस तो इन क्वेश्चंस के ऊपर करना चाहिए जहां पर वो नई अमेंडमेंट को कवर कर रहे हैं। तो आपको पता चलना चाहिए कौन सी इनकम फॉरेन सोर्स की मानी जाएगी, कौन सी नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए इलस्ट्रेशन 2.13 भी आप कीजिएगा। हालांकि आपके लिए तो सारी की सारी नई है, पिछली मैं ये नहीं कह सकता कि पिछले साल तक के लॉ के कारण आपने वो भी पढ़ी हुई है। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा और फिर आपको एक बार मेहनत करनी पड़ेगी। अगर इनमें से कोई होगा कि आपको कुछ डिफिकल्ट लग रहा होगा तो हम डिस्कस करेंगे, तो अदरवाइज मेरे हिसाब से इसको छोड़ देते हैं, ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पहले बचे हुए रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ेंगे, उसमें टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मेन हमने पढ़ लिया है, और अमेंडमेंट भी इंडिविजुअल वाले पार्ट में और किसी पार्ट में नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ के फिर हम आगे कंटिन्यू कर जाएंगे। ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू।